नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अपना टॉपिक जो चल रहा है मुख्य रूप से विभिन्न इस्लाकर्तियों का विकास, जो आरपीएससी है, लेबर असिस्टेंट, विशेषकर फर्स्ट ग्रेड है, अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो आरपीएससी और आरएसएस भी जो कंडक्ट करती है, उन सभी में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सभी साथी जुड़े सर्वा क्लासेज के साथ में। अपना जो टॉपिक है मुख्य रूप से सागर तरंग द्वारा आज अपन देखने वाले हैं निक्षेपित स्लूप, यानी निक्षेपण से सागर तरंग जो है किस तरह के स्लूप है उनका विकास करती है। और पूर्णतः सिलेबस है जो एनसीईआरटी और आरबीएससी जो है उसको कवर तो करता ही करता है, उससे और ज्यादा डीपली बहुत गहराई से वर्तमान आरपीएससी जिस पैटर्न से एग्जाम ले रही है उस बेस पे हमारा सिलेबस है। तो सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा लें और अन्य साथियों को भी जोड़ दें, है ना। और अपना खुद का एप्लीकेशन भी है तो वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो शुभारंभ करते हैं आज की क्लास को इन्हीं शब्दों के साथ में। वही हरिवंश राय बच्चन की कुछ पंक्तियां कि नाव जल में छोड़ दी तूफानी में मोड़ दी, नाव जल में छोड़ दी तूफानी में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या, फिर धार क्या मझधार क्या। तो यदि हम तय कर लिया है कि जिंदगी में सक्षम होना है तो फिर पीछे मुड़ के क्या देखना चाहिए, यानी आगे बढ़ते हुए हमें आगे की ओर जाना चाहिए, है ना। तो नाव जल में छोड़ दी तूफानी में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। कह मृत्यु को वरदान ही, कह मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही, फिर जीत क्या फिर हार क्या, फिर जीत क्या फिर हार क्या। तो तय कर लिया है कि हमें मेहनत करनी है तो हार जीत नहीं देखनी है अपने को, है ना। भरपूर मेहनत करें, जीत अपने आप आपके कदम चूमेगी। तो शुरू करते हैं। तरंग द्वारा, सागरीय तरंग और लहर के द्वारा निक्षेपित स्लूप कौन कौन से होते हैं उनकी चर्चा। सागर के तरंग के द्वारा जो अपरदित स्लूप है उनकी चर्चा विस्तार से अपन ने पहले कर ली है ना। अब आज देखेंगे अपन निक्षेपित स्लूप कौन कौन से है। तो सागरीय तट के किनारे पाए जाने वाली जो तरंगे हैं, मुख्य रूप से जो स्थानांतरित तरंग है, वेलांचली प्रवाह जिसको कहते हैं, वो तटवर्ती भाग में जो नदियां लाकर के मलबा डालती है उसका निक्षेपण होता है। साथ साथ में वो तरंगे जब वापिस आकर के उस मलबे को धक्का लगा करके तट के पास में आकर के जमा करती रहती है। हालांकि अधय प्रवाह जो होता है, अधय प्रवाह यानी तरंग टकरा करके जब वापिस से जाती है तो जरूर इन अवसादों को अपने साथ बहा करके अंदर की ओर ले जाती है, लेकिन फिर भी वेलांचली प्रवाह के द्वारा, स्थानांतरित तरंगों के द्वारा सागर के किनारे विभिन्न प्रकार के अवसाद सागर की ओर जो फैले हुए हैं उनका भी निक्षेपण होता है। साथ साथ में जो नदियां जाकर के महासागरों में गिरती है, जो उन्मग्न तट होते हैं वहां पर इस तरह की निक्षेपित शिलाकृतियां खूब देखने को मिलती है। तो कौन कौन सी शिलाकृतियां बनती है साथियों, जैसे कि पुलिन बीच। तो मुख्य रूप से सागर तट के पास में पाए जाने वाले जो रेत है, गोलाश्म है, मृत्तिका है, कंकड़ पत्थर है, उनके निक्षेप से बना जो एक मैदान हो सकता है ना। इस अवसाद से बना एक तटीय क्षेत्र का एक मैदान हो सकता है जिसको मुख्य रूप से अपन बीच कहते हैं या पुलिन कहते हैं। जैसे कि मुंबई के अंदर काफी चर्चित है जुहू बीच, नाम सुना होगा आपने, है ना। जैसे चेन्नई तमिलनाडु में मरीन बीच नाम सुना होगा आपने। तो ये काफी तटवर्ती क्षेत्र में पाए जाने वाले बीच है। कश्प पुलिन, तो ये बीच कश्प पुलिन कौन सा होता है, तो जब अवसाद का जमाव तट के किनारे हो एक रैखिक क्रम में हो, निश्चित अलग अलग शिलाकृतियों के रूप में रैखिक क्रम में उनका यदि जमाव हो जाता है तो इस तरह के जो पुलिन बनते हैं उसको कश्प पुलिन कहते हैं। फिर है निक्षेपित वेदिकाएं। तो हमने वेदिका दो तरह की है, जैसे कि अपने अपरदित वेदिका देखी थी, लेकिन सागर तट के पास में जो अपरदित वेदिका है उसी से थोड़ा आगे मलबा जब निक्षेप करके और सागर के अंदर जो स्थल है उसके ऊपर विभिन्न अवसाद जमा करके यदि प्लेन बना दिया जाता है, एक शिलाकृति बना दी जाती है जिसको अपन डिपोजिट टेरेस कहते हैं, वेदिकाएं कहते हैं। उसके बाद में रोध रोधिका, ये बैरियर और बार्स बनते हैं। तो रोध होता है मुख्य रूप से अवसाद के जमा होने से एक अवरोध नुमा संरचना जल के अंदर बन जाती है सागर के अंदर। जब ये जल के ऊपर दिखाई देता है तब ये रोध कहलाता है। ये संरचना जल के जब अंदर दिखाई देती है ना, अवसाद निक्षेपण से एक टीला बन जाता है ना। तो एक ये कटक बन जाता है, ये कटक यदि ऊपर की ओर दिखाई देता है तब रोध कहलाता है। जब ये जल के अंदर ही डूबा रहता है तब इसको रोधिका कहा जाता है। फिर है स्पिट। तो इस रोध का यदि एक किनारा सागर तट के एक भाग से यदि छूता हुआ है, दूसरा सागर में खुला है, सीधा है, तो उसको संरचना को अपन मुख्य रूप से स्पिट कहते हैं।
हुक, लूप या हुक जैसी आकृति यदि बन जाती है, अभी डायग्राम के माध्यम से हम समझाएंगे आपको, तो वो सेम हुक जैसी आकृति बनती है तो उसको हुक ही नाम दे दिया है। टोम्बोलो, तो सागर के अंदर एक छोटे छोटे द्वीप बन जाते हैं अवसाद के जमा होने से या फिर किसी ज्वालामुखी उद्गार का जो मेग्मा उसके द्वारा, लेकिन जब इन द्वीपों को तट से जोड़ने के लिए बीच में एक बैरियर बन जाता है, वो बैरियर मुख्य रूप से क्या कहलाता है, टोम्बोलो कहलाता है। देखेंगे अभी विस्तार से अपन। इसके अलावा अपतट रोधिका, तो तट के पास में, तट से थोड़ा सा दूर ऐसी एक तट के समानांतर एक बैरियर बन जाता है, रोधिका बन जाती है तो जलमग्न रहती है, जिसके दोनों किनारे स्वतंत्र होते हैं, तट से कहीं टच नहीं होते, तब उसको अपतट रोधिका, ऑफशोर बार्स कहते हैं। इसके अलावा लूप या छल्ला, यानी यदि आप जो द्वीप होता है उसके पास में जो बैरियर इस रूप में बनता है कि एक लूप छल्ले की सी शेप में जमा हो जाता है, तब उसको लूप या छल्ला कहते हैं। संयोजी रोधिका, जब ये जो तट है उसमें दो शीर्षों को आपस में बैरियर जोड़ देती है तो उसको अपन संयोजी रोधिका कहते हैं। अभी डायग्राम से मैं बताऊंगा आपको। और सागर द्वीप, तो ये आइसलैंड बन जाते हैं मलबे के निक्षेप से मुख्य रूप से, है ना। जैसे अपना लक्षद्वीप बना हुआ है जो कि एक मूंगा निक्षेप है। इसके अलावा जैसे अपना अंडमान निकोबार है, निमंजित पर्वत है, तो ऐसे द्वीप, लेकिन द्वीप यदि मलबे के निक्षेप से जाकर के बन जाता है तो इसको आइसलैंड द्वीप सागर के अंदर बन जाते हैं। और उसके बाद में सबका, तो ये सबका एक तरह का मैदान है जो कि उष्ण कटिबंधीय भागों में मुख्य रूप से तट, सागर तट के आसपास में कंकड़ पत्थर रेत बजरी जो है उसके निक्षेप से बना क्षेत्र है, तो इनको सबका कहा जाता है। तो ये मुख्य रूप से 12 संरचनाएं बनती है किसकी, तरंग के निक्षेप, सागर तट के ऊपर तटवर्ती इलाके में तरंगों के प्रहार से और उसके द्वारा भाग कर ले जाकर के अवसाद के जमा होने से या उसके निक्षेपण से 12 तरह की संरचनाएं बनती है। प्रत्येक को बारी बारी से अपन देखते हैं। पहली संरचना आती है बीच किनारा जो होता है उसके पास में पाए जाने वाले रेत के लंबे चौड़े मैदान, ठीक है। तो उसमें मुख्य रूप से रेत होती है, रेत में कण मोटे होते हैं, आपको पता ना, आपको रेत के कण मोटे होते हैं। तो इसमें पुलिन बीच बनता है समुद्र तट के किनारे। मैंने यही कहा था कि समुद्र के किनारे मलबा निक्षेप से बने स्थल को पुलिन कहा जाता है। मलबा निक्षेप से बनते हैं। इसका विकास उन्मग्न तटों पर अधिक होता है। तट दो तरह के बता दिए मैंने आपको, एक जलमग्न जो सीधा खड़ा होता है, एक दूसरा उन्मग्न जो कम ढाल वाला, मंद ढाल वाला होता है। इन तटों में अवसाद ज्यादा आकर के इकट्ठा होता है ना। और ये उथले तट होते हैं तो यहाँ काफी दूर तक विभिन्न प्रकार की निक्षेपित शिलाकृतियां पाई जाती है, क्योंकि यहाँ ढालमंद होता है, ढालमंद होता है, जिस कारण से तरंग निक्षेपण अधिक करती है। फिर जैसे अपना बीच है, मैंने बताया जुहू बीच मुंबई का काफी प्रसिद्ध, लोग घूमने के लिए जाते हैं। कोलबा और कलंगुट गोवा का है, मेरिना चेन्नई का है, पूरी ओडिशा का है और दिघा पश्चिम बंगाल का प्रमुख बीच है। यानी सागरीय तटवर्ती भागों में वो प्लेन जगह बन जाती है जहां पर मिट्टी जो है इकट्ठा जमा हो जाती है, रेत जमा हो जाती है, रेत के मोटे मोटे कण होते हैं, पूरा का पूरा प्लेन होता है उसमें। तो ऐसे जो जगह होती है इसको बीच या पुलिन कहते हैं। लोग टहलने के लिए, एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए इन बीचों पर जाते हैं। आप गोवा कभी घूमने के लिए जाओ तो आप यहीं जाओगे, इन बीचों पर जाओगे और ये आपको काफी ज्यादा आकर्षित भी करेंगे, आपको मनमोहक भी लगेंगे। एक और सागर की कलरव करती लहरें, सागर की लहरें किस प्रकार से काफी तेज उद्वेलना के साथ में आपकी ओर बढ़ रही होती है, फिर वापस जा रही होती है ना। और एक साइड में स्थलखंड मिलेगा आपको, बीच में ये बीच मिलेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह, पर्यटन की दृष्टि से काफी आनंददायी लगती है, तो इसको बोलते हैं बीच। डायग्राम में अपन समझेंगे तो ये आपके सामने जो नजर आ रहा है ये वाला एरिया, यहां जो ये वाला भाग आपके समक्ष नजर आ रहा है, ये वाला भाग, ये एक प्रकार से कहें तो इसका स्थलखंड का ढाल है इस ओर, ठीक है ना। तो यहां ये ढाल आपको नजर आ ही रहा है, ये ढाल है, यहां से मिट्टी और जमाव निक्षेप समुद्र की ओर, इसका ढाल यहाँ जगह जगह आपको कंकड़ पत्थर निक्षेप है वो नजर आएंगे। ये किनारा मुख्य रूप से क्या कहलाता है, बीच या पुलिन कहलाता है। काफी दूर दूर तक इसमें यहाँ कंकड़ पत्थर मिट्टी के निक्षेप होकर के ये समतल प्लेन भाग बन जाता है, जिसको अपन पुलिन या बीच कहते हैं, है ना। बीच वो नहीं जो अपन नोटबुक से निकालते हैं, वो बीच नहीं, ये किनारा है ना। और ये सागर तट है अपना, और ये स्थल भाग है इधर, ये स्थल भाग, और ये सागर जल की क्षेत्र, इधर समुद्र शुरू हो जाता है। डायग्राम मैंने पहले बनाए हैं ताकि आपको समझ में आए, टाइम भी वेस्ट नहीं हो आपका। और ये
स्थल भाग का ये किनारा है, इसको बीच कहते हैं। अब ये बीच से थोड़ा दूर जाकर के जगह जगह बीच में इस तरह किसी शेप में, यहाँ लंबी शेप में इस प्रकार के मलबे कटक नुमा यदि जमा हो जाते हैं, जगह जगह आपको इस तरह के मलबे नजर आते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं कश्प पुलिन। क्या बोलते हैं? कश्प पुलिन। ठीक है ना। तो पुलिन या बीच, और दूसरा थोड़ा सा आगे मलबा निक्षेप होता है, कटक नुमा हो जाता है, तब उसको बोल देते हैं कश्प पुलिन। दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दूसरी आकृति आ जाती है कश्प पुलिन। तो पुलिन के सागर की ओर वाले भाग में मिट्टी, बजरी, रेत, गोलाश्म आदि का निक्षेप इस तरह होता है। इस प्रकार के निक्षेप में पतले पतले कटकों का निर्माण होता है। मैंने कहा ना, लंबे कटक है, मिट्टी जमा होकर के लंबे लंबे कटक बन जाते हैं। तो इस तरह के जो कटक होते हैं उसको कश्प पुलिन कहते हैं। इनके बीच की दूरी समान होती है। इन कटकों के निक्षेप से बने पुलिन को मुख्य रूप से कश्प पुलिन कहा जाता है ना। तो ये जो कटक है, इनसे बने निक्षेप जो होते हैं उसको कश्प पुलिन कहते हैं। समझ में आ गया होगा? कोई बेसिक सी बात है। यदि आप क्लास ध्यान से देख लोगे तो मेरे हिसाब से तो आपको ये समस्या रहेगी नहीं कि आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में, आसान भाषा में कहें तो मैं नोट्स बना करके आप तक ये पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तीसरा आता है निक्षेपित वेदिकाएं। डिपोजिट टेरेस होती है, मुख्य रूप से ये किस तरह से होती है? मैंने कहा अपरित वेदिका होती है, निक्षेपित वेदिका होती है। तो सागर जो तट होता है, इस तट के पास में यदि अपन देखेंगे तो ये किनारा है मान लेते हैं, और यहां से ये सागर तट शुरू होता है। तो ये जो भाग है मुख्य रूप से सागर है, सॉरी स्थल है, और ये मान लिया जल है। तो यहाँ पे ये जो प्लेन जगह है होती है, ये वाली प्लेन जगह आपको नजर आ रही है, इसको बोलते हैं अपरदित वेदिका। ये तो अपरदित वेदिका होती है। लेकिन यहां जो ये वेदिका बनी है यहां पे सागर के अंदर, ये वाली, इसको बोलते हैं निक्षेपित वेदिका। ये अपरदित से थोड़ी आगे बनती है और मलबे के निक्षेप से ये वेदिका है वो तैयार होती है। तो ये निक्षेपित वेदिका होती है यहां जो बनती है ना। तो इसमें क्या है, सागर तट से मलबा को तरंग बहाकर तट से दूर निक्षेप, दूर यहां से थोड़ा दूर अंदर की ओर कर रही है निक्षेप, है ना, कर देती। इस प्रकार के निक्षेप को निक्षेपित वेदिका कहा जाता है। वेदिका का मतलब लहरनुमा इस रूप में जमाव हो जाते हैं। इस प्रकार से सुंदर जमाव मलबे के इस प्रकार से हो जाते हैं, है ना। तो ये एक तरह की संरचना जो बनती है यहाँ वाली, इसको वेदिका कहा जाता है। ठीक है ना। ये देखो निक्षेपित वेदिका, ये सागर, ये स्थल भाग हो गया अपना, ये जल का लेवल हो गया, इसमें ये जल हो गया, और यहाँ ये वेदिका आपको नजर आ रही है, ये वाला भाग जो है ना, इसको वेदिका कहा जाता है। ये कौन सी वेदिका है? निक्षेपित। कौन सी है? निक्षेपित। जमाव से बनी वेदिका, जमाव से बनी वेदिका निक्षेपित वेदिका कहलाती है। अपरदन से वेदिका बनती है, वो भी मैंने बता दी थी, वो बनती है यहाँ पे इस भाग में। जब लहरें काट करके और तल को सपाट और चिकना कर देती है, तो अपरदन से बनी वेदिका है, उसमें जो सेले होती है वो कठोर और चिकनी और सपाट होती है। निक्षेपण में मलबा है उसके ऊपर जमाव होने से बनती है। ठीक है ना, दोनों में यही फर्क है। उसके बाद आता है रोध, रोधिका, बार और बेरियर्स। और बार जो होते हैं मुख्य रूप से वो कैसे बनते हैं? तो सागर तरंग द्वारा अवसाद के निक्षेप से कटक को रोधिका कहा जाता है। जो भी अवसाद ला करके सागर के किनारे किसी भी रूप में जमा कर दे, तो दीवार और भित्तिनुमा यदि जमा हो जाता है, इसका टेलेनुमा, कटकनुमा जमाव हो जाता है, जिसको अपन रोधिका कहते हैं। इसके दो टाइप है। तो रोध, जब ये अवसाद जल के ऊपर निकल जाते हैं तब इन्हें रोध कहते हैं। ये अवसाद जल के ऊपर निकल जाते हैं तब तो इसको अपन क्या बोलते हैं? रोध बोलते हैं। और दूसरी ओर यदि ये जमाव जलमग्न रहते हैं तब रोधिका कहलाते हैं। जब ये अवसाद जल में डूबे रहते हैं तो इनको अपन क्या कहते हैं? रोधिकाएं कहते हैं। तो रोध और रोधिका में क्या फर्क है? तो वही जमाव तट के सहारे जो विभिन्न प्रकार से अवसाद के जमा से जो भित्तिनुमा कटकनुमा संरचना बनती है, तो वो रोध रोधिका होती है। लेकिन रोधिका यदि जल से ऊपर तक जमाव हो गया और बाहर दिखाई दे रहा है बेरियर, तब तो वो रोध कहलाता है। जल के अंदर डूबा है तब वो रोधिका कहलाता है ना। ज्यादा कोई इसमें तो कंफ्यूज वाली बात नहीं है, जल के ऊपर निकलना और अंदर होना। एक होती है अपतट रोधिका, ऑफशोर बार्स। ऑफशोर बार्स क्या होती है कि सागर के किनारे तट से थोड़ा सा दूर तट के समानांतर अवसाद जमा हो जाता है ना। तट के समानांतर, मान लीजिए ये सागर का कोई तट है, ठीक है, और इस तट के सहारे यदि यहां इस प्रकार से अवसाद जमा होने से ये जो बार बना है, ये वाला बार बन गया है, तो इस बार को मुख्य रूप से क्या बोलते हैं अपन? अपतट रोधिका। ठीक है ना। तो डायग्राम अभी
आगे पूरा ही जाएगा। ये बस जो रोधिका बनी है जिसको अपन क्या बोल रही है, अपतट रोधिका, है ना, ये वाली। तो अपतट रोधिका इस तरह से बनती है। अभी आगे इसका डायग्राम भी है, विस्तार से मैं बता देता हूं आपको। अपतट रोधिका कैसे बनती है, तो इसमें अपन क्या लिखेंगे कि जब अवसाद का जमाव तट के समानांतर तट से दूर हो जाए, है ना, तट से दूर हो जाए, तब तट से इसका कोई संबंध नहीं होता, तट से संबंध नहीं है, तो संबंध होते ही तो अलग संरचना हो जाएगी है, तो तब इसको अपतट रोधिका कहा जाता है। ठीक है ना। अपतट रोधिका, यदि तट से संबंध दो सिरों से संबंध हो जाए तब संयोजक रोधिका या संयोजी रोधिका कहलाएगी। एक सिरा यदि तट से संपर्क हो जाए स्फीट कहलाएगी, अभी बताया था मैंने विस्तार से, है ना। आगे देखते बारी बारी से। अब दूसरी है संयोजी रोधिका। तो कनेक्टिंग बार से नाम ही कनेक्टिंग संयोजी है, संयोजक के रूप में काम करती है। तो जब सागर तट के सहारे तरंग द्वारा मलबा इस प्रकार से जमा हो जाता है या निक्षेपित हो जाता है कि तट के दो किनारों को, दो लूप निकले होते हैं, उनको आपस में जोड़ दिया जाए, तो दो द्वीपों को जोड़ दिया जाए, या दो द्वीप को जोड़ दिया जाए, दो तटों के बीच किनारे जो छल्ले निकले होते हैं उनको जोड़ दिया जाए, है ना। तो इस तरह की जो रोधिका होती है, बार होती है, उसको संयोजी रोधिका, कनेक्टेड बार्स कहा जाता है ना, कनेक्टेड बार्स कहा जाता है संयोजी रोधिका। ये क्या करती है, अपने पीछे क्या बनाती है, लेगून झील बनाती है। जब उसके किनारों को जोड़ दिया जाता है, पीछे पानी भर जाता है, दलदल कन्वर्ट में हो जाता है वो, और फिर उसको अपन कहते हैं लेगून झीलें। तो संयोजी रोधिका मुख्य रूप से क्या बनाती है, लेगून झील बनाती है। ये डायग्राम आ जाएगा आपके समक्ष। इसमें देखो सबसे पहले रोधिका, तो ये बैरियर आपको नजर आ ही रही है। जहां कहीं भी मलबा इस रूप में निक्षेप होता है, भित्ति दीवारनुमा निक्षेप हो गया तट के, ये सागर, ये स्थल भाग है, ये सागर का किनारा है, ये सागर आ गया इसमें। तो इसमें ये बैरियर है, ये बार्स है ना, तट के सारी रोधिका है, जमाव हो गया। तो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं इसको क्या है, अपतट रोधिका ये। ठीक है, ये आपको नजर आ रही है अपतट रोधिका, जहां कहीं भी तट के समानांतर है लेकिन तट से टच नहीं है। ठीक है, और इसके बाद में यदि इसका एक सिरा यहां टच हो गया और दूसरा छल्ला सागर में लूप के सागर की ओर निकला हुआ है, तो इसको स्पिट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्पिट कहते हैं, है ना। तो रोधिका स्पिट और अपतट रोधिका, ये दोनों, ये अपतट रोधिका है, एक दीवार नुमा संरचना यहां बन गई है, लेकिन किनारा जो सागर का है, स्थल खंड का जो तटीय भाग है, उसमें जो स्थल खंड है उसमें कहीं से भी ये टच नहीं है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, अपतट रोधिका। और सामान्य रोधिका ये जल में डूबी हुई है, तब रोधिका कहलाती है। ये ऊपर दिखाई देते ही रोध हो जाएगी। उसके बाद में अगली संरचना बनती है हुक। अब ये हुक कैसे बनता है, तो हुक का जमाव किस प्रकार से होता है, तो जब स्पिट का रूप विकसित हो जाए, यानी स्पिट जो बनता है उसका विकसित रूप, जैसे अभी मैंने कहा था ये तट है और उसमें यहां मलबा इस रूप में जमा हो जाता है, तो इस संरचना को मुख्य रूप से क्या बोलते हैं, स्पिट बोलते हैं। अब ये आगे विकसित होकर के यदि घूम करके इस प्रकार से संरचना बन जाती है, तब क्या बन जाता है, हुक बन जाता है। डायग्राम आगे मिल जाएगा। तो सागरीय लहरें लगातार मलबा निक्षेप से स्पिट के अगले सिरे पर जमाव करती है। स्पिट का एक अग्र शिरा सागर तट की ओर मुड़ जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, हुक बोलते हैं। ठीक है, यानी स्पिट का एक सिरा आगे घूम जाता है, घूम जाता है, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं साथियों, हुक बोल देते हैं। जब ये मुड़ाव दो से अधिक हो जाए तब इसको मिश्रित हुक कह देते हैं। यदि मिश्रित हुक का मतलब है दो से अधिक घुमाव हो जाए बीच बीच में, है ना, तब उसको मिश्रित हुक कह देते हैं। डायग्राम ऐसा होगा इसका। ये स्थल भाग है और इस स्थल भाग पर ये इसका किनारा है, सागर तट है, और अब मलबा इस सागर तट से एक सिरा इसका संलग्न है। पहले तो ये स्पिट बनाता है, स्पिट फिर आगे बढ़ते बढ़ते मलबा इस रूप में यहां तक निक्षेपित हो गया। जब ये सीधा है, यानी इसमें दूसरे वाला भाग नहीं है, जब तक ये सीधा है मान लिया, तब तो है सामान्य हुक। लेकिन इसमें एक तो इसका एक प्रदेश एक बन गया, दो छल्ला ये, तीसरा यहां निकल गया, दो तीन छल्ले और निकल गए, इस प्रकार से जमा हो जाए, तब ये हो गया मिश्रित हुक। कौन सा हो गया, मिश्रित हुक। और यदि अकेला छल्ला रहता है इस रूप में, तो क्या हो गया, सामान्य हुक। समझ गए, तो हुक और मिश्रित हुक दोनों बिंदु समझ में आ गए होंगे, कोई ज्यादा फर्क इसमें है नहीं। अगली संरचना बनती है मेरे साथियों, उसका नाम है स्पिट। तो स्पिट तो मैंने कहा था कि
यदि जो रोधिका होता है, जो बैरियर होता है, उसका एक सिरा तट से जुड़ा हो, दूसरा सागर की ओर निकला हो, इस रूप में अवसाद का जमाव होता है जिसको स्पिट कहते हैं। तो जब मलबा सागर तट के पास इस प्रकार जमाव हो कि एक सिरा तट से जुड़ा हो, दूसरा जो है तट के लंबवत जमाव हो, तो निर्मित संरचना को क्या कहते हैं? स्पिट कहते हैं। ये लंबवत होता है ना, सागर की ओर इस प्रकार से छल्ला सा निकला होता है तो तट के लंबवत रहता है, तो उसको अपन स्पिट बोलते हैं। स्पिट की संरचना अभी आपको मैंने बताई थी, पीछे आई थी ना। थोड़ा सा यहां और बता देता हूं, आप ऐसा नहीं लगे भाई सर ने बताया नहीं था। ये सागर है और ये वाला स्थल भाग है, ये वाला स्थल भाग है। इसमें कहीं भी मलबा यदि इस तट से जुड़ करके इस यहां पर इस रूप में यहां यदि इकट्ठा हो गया, तो ये वाला भाग जो है इसको क्या बोलेंगे अपन? स्पिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? स्पिट। ठीक है, ये संरचना स्पिट कहलाती। समझ में आ गया होगा? यानी एक सिरा इसके किनारे टच है, दूसरा सागर की ओर अंदर की ओर निकला हुआ है। ये हो गया अपना स्थल भाग और ये हो गया सागर, जलीय क्षेत्र। ठीक है, आगे देखो। अब है लूप या छल्ला। तो लूप और छल्ला कैसे बनता है? लूप या छल्ला, तो अभी मैंने बताया था कि यदि कोई द्वीप है और इस द्वीप की यदि बात करिए, द्वीप बना हुआ है और इसके चारों ओर एक इस तरह की शेप विकसित हो जाए, इस तरह की शेप विकसित हो जाए ये वाली, तो इसको अपन क्या कह देंगे? लूप या छल्ला कह देंगे। तो इस तरह की यदि किनारा इसके विकसित हो जाता है द्वीप के चारों ओर, तब इसको अपन लूप या छल्ला कहते हैं। तो ये संरचना जो बनती है, ये वाली संरचना है, ये लूप है। क्या है? लूप। ठीक है, तो जब सागर द्वीप के पास लगातार तरंग निक्षेप से जमाव से बनता है, ये भी मलबा इस प्रकार जमा हो जाए जिसके दोनों सिरे घूमकर छल्ले नुमा आकार में द्वीप से जुड़ जाए, तो इसे लूप या छल्ला कहते हैं। लूप या छल्ला कहते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा, बेसिक सी बात है। इसका डायग्राम भी आगे है, ये देखो लूप या छल्ला। ये मान लेते हैं यहां पे एक द्वीप है, ये एक बड़ा सा द्वीप है यहां पे, और इस द्वीप के मुख्य रूप से ये छल्ला है, ये द्वीप है, द्वीप से ये एक छल्लेनुमा शेप है, मलबा इस प्रकार से जमा हुआ है ना, कि चारों ओर लूप बन गया है। इसके बीच में अपने ये कलर ये बना था, बीच में पानी है, चारों ओर इस प्रकार से एक कड़ी सी बन गई है, जिससे अपना चाबी छल्ला होता है, ठीक वैसे ही बन गया है गोलाकार। तो इसको अपन लूप कहते हैं। क्या कहते हैं? लूप। ओहो, ठीक है, इसको अपन क्या बोल देंगे? लूप बोल देंगे। ठीक है, अब देखो इसमें लेगून झील बनती है, पंख रोधिका, और दो चीजें इसमें चित्र क्या क्या है? एक तो लूप का चित्र है, एक है पंख रोधिका, यानी पंख कीचड़ का जमाव या मलबे का जमाव इस प्रकार से हो कि सागर तट के एक सिरा उसी से टच हो और उसके ऊपर वो झूलती हुई एक पंख की तरह नजर आए यहाँ पे, तो इसको पंख रोधिका कह देंगे। और दूसरा संयोजक रोधिका। संयोजक रोधिका अभी मैंने बताया था कि इसके दो सिरे जो है, संयोजक रोधिका इसका एक सिरा यहां टच है, दूसरा इस किनारे पे टच है, तो दोनों सिरों को ये जोड़ती है आपस में, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? संयोजक रोधिका। और जो संयोजक रोधिका मुख्य रूप से आपके समक्ष नजर आ रही है, इसके पीछे यहां पानी भरा हुआ है, तो ये वाली जो भाग है जिसमें ये पानी भरा हुआ है, ये वाला भाग, ठीक है ना। तो इस भाग में मुख्य रूप से यहां क्या है? पूरा कैसे हो गया? ये जो पानी भरा हुआ भाग है मुख्य रूप से, इसको अपन क्या बोलते हैं? लेगून झील बोलते हैं। इसका उपयोग क्या है? जलकृषि में है। ये लेगून कभी कभार लगातार सागरीय ज्वारीय तरंगे इसमें गिरती रहती है, पानी से भरा रहता है, तो लोग इसमें नारियल है, जलकृषि करते हैं, मछली पालन करते हैं। जब ये लेगून पूर्णतः मलबे से भर जाते हैं, तो ये एक प्रकार से क्या बनता है? फ्लैट मैदान बनते हैं, है ना, उपजाऊ मैदान के रूप में। फिर इसमें अन्य खेती के रूप में, जैसे चावल की खेती, धान की खेती के लिए इसका उपयोग भी किया जाता है। तो इस प्रकार से लेगून बनता है तट के किनारे। पीछे पहले लेगून एक तरह की झील है। क्या है? एक तरह की झील, एक तरह की झील होती है लेगून, लेकिन जब मलबे से भर जाती है तो ये फिर आगे जाकर के कृषि योग्य भी बन जाती है। तो लूप, द्वीप, द्वीप के ये लूप या छल्ला
ये संयोजी रोधिका, और ये पंख रोधिका। पंख का मतलब इस एक किनारे से के ऊपर इस प्रकार से टंकी हुई है कि एक पंख के समान झूलती हुई नजर आती है ना, तो ये पंख रोधिका कहलाती है। शेप जो है ना उसके बेस पे इसका नाम हो गया है साथियों, और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, चिंता करने की बात नहीं है, बेसिक सा है फॉर्मूला पूरा पूरा, और हर एक चीज आप पढ़ लोगे तो मेरे हिसाब से पूर्णतः याद हो जाएगा, क्योंकि इतनी आसान भाषा, इतना सरल तरीका मेरे हिसाब से। वो बहुत सारे साथी होंगे, विद्वान सभी है, खूब आएंगे इस बगिया में नन्ही कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो मैं घमंड तो नहीं करता, लेकिन मैंने कोशिश की है कि बहुत ही शानदार तरीके से आप तक क्लास पहुंचे और आपको पूर्णतः समझ में आए। सागर द्वीप, तो सागर के द्वीप के बारे में, अभी सी आइसलैंड कैसे बनता है, मलबे निक्षेप से सागर के अंदर जो एक द्वीप स्थिति बनती है, अभी बताया था डायग्राम, तो उसको सागर द्वीप कहते हैं। जब तरंग घर्षण से मलबा तट से दूर जाकर के द्वीप के रूप में जमा हो जाए तो इसे सागर द्वीप कहते हैं। ये तो कोई बेसिक सी बात है ना, अभी बता ही दिया था मैंने, आकृति इसकी आई थी। उसके बाद में आता है टोम्बोलो। तो टोम्बोलो क्या है, मुख्य रूप से द्वीप है ना, द्वीप एक बैरियर के माध्यम से जुड़ा होता है, किससे, द्वीप है एक बार के माध्यम से तट से जुड़ा होता है, तो बीच में जो संयोजक होता है ना उसको टोम्बोलो कहा जाता है। जब सागर द्वीप को तरंग द्वारा रोधिका निक्षेप करके सागर तट से जोड़ दिया जाता है तो इसे टोम्बोलो कहते हैं। ठीक है, तो टोम्बोलो की शेप आगे है क्या, ये रही। अब ये शेप है, इसमें चले अपन टोम्बोलो कैसे बना, देखो तो ये स्थल भाग हो गया, ये सागर किनारा हो गया है ना, ये सागर तट हो गया। अब देखो इसमें ये द्वीप है, सागर द्वीप, मलबा निक्षेप से एक द्वीप बन गया, या लावा निक्षेप से बना होगा, या मूंगा निक्षेप से बना होगा, कैसे भी है एक द्वीप बना हुआ है। इस द्वीप के बीच में ये बैरियर बन गई, और ये बैरियर बन करके मुख्य रूप से इस तट को, स्थल खंड को द्वीप से जोड़ दिया, तो एक तरह का क्या बन गया, पुल बन गया। तो इस पुल को, इस बैरियर को मुख्य रूप से बोलते हैं टोम्बोलो। क्या बोलते हैं, टोम्बोलो। ठीक है ना, तो ये टोम्बोलो कहलाता है, ये संरचना टोम्बोलो कहलाती, ये द्वीप हो गया। अब ये जो आपके समक्ष नजर आ रही है, यहां पे ये रोधिका यदि इधर टच है, इधर और टच हो जाए तो कौन सी हो जाएगी, संयोजी रोधिका हो जाएगी ना। पीछे क्या बन जाएगी, लेगुन मिल जाएगी। लेकिन ये थोड़ा सा इसका मुख खुला है, यहाँ पे थोड़ा मुख खुला है, तो इधर से ज्वार तरंगे आकर के इसमें प्रवेश करती है, किसमें, इस झील में। भाई पीछे बना जो जल क्षेत्र है झील नुमा करती है, झील ही है एक प्रकार की, लेगुन झील सी बन गई है, तो है ना। तो इस लेगुन झील के अंदर मुख्य रूप से यहां से ज्वार तरंगे आकर के इसमें प्रवेश करती है, और ज्वार तरंगे प्रवेश करके और इस भाग को में जो भी अवसाद है उसको बाहर भी ले जाती है, मलबा ज्वार तरंगे अपने साथ लाती भी है, किसी भी प्रकार से अपना काम करती रहती है। लेकिन बीच में इसका जो मुख है ना, इस झील में प्रवेश करने के कारण इसको बोलते हैं ज्वारीय प्रवेश द्वार, क्योंकि इधर से ज्वारीय तरंगे इसमें प्रवेश करती है, तो इसको बोलते हैं ज्वारीय प्रवेश द्वार। ठीक है ना। और जब इसे टच हो जाएगी तो लेगून बंद हो जाएगी, बंद मुंह वाली लेगून हो जाएगी। लेकिन थोड़ी सी खुली है, ये बैरियर जो है ना इतनी दूरी पहुंची है, तो ये रोधिका का एक सिरा इधर टच है, एक इधर खुला है, तो एक क्या बन गई, रोधिका बैरियर है ना। और ये यहाँ टच होते ही क्या बना देगी, संयोजक रोधिका बन जाएगी, और पीछे क्या बन जाएगी, लेगून झील बन जाएगी। हालांकि झील तो अभी है इस प्रकार से। और ये द्वीप और स्थल खंड को जोड़ने वाला एक पुल सा बन गया, बैरियर इस रूप में है कि दोनों को जोड़ रहा है, तब क्या कहलाया, टोम्बोलो कहलाया। ठीक है ना। तो ये हो गया टोम्बोलो अल्लावाहक। समझ में आया राजेशी, क्यों चिंता करो भाई। अब है लेगून झील, तो लेगून अभी मैंने बताई दी, लेगून कैसे बनती है ना, तटवर्ती भागों में। तो जब सागर तट के पास लघु निवेशिका के सामने रोधिका का निर्माण इस प्रकार हो जाए कि लघु निवेशिका का मुख बंद हो जाए, तो निर्मित झील को क्या कहते हैं, लेगून झील कहते हैं। तो लघु निवेशिका तो अपरित स्लूप है, अपने पढ़ा था ना, लघु निवेशिका यानी अपरित स्लूप है। जब खांच इस प्रकार से लहरें पार करके तट के ऊपर खांच इस प्रकार से बना दे कि वो एक अंडेनुमा शेप बन जाती है, उसकी अंडेनुमा शेप बन जाती है, उसके बैरियर उसका मुख बंद कर दे तो पीछे झील बन जाती है, जिसको लेगून कहा जाता है। या ना भी ये, तो यहाँ पे ये वाली जो भाग है ना, इसको लघु निवेशिका कहते हैं। तो ये अपरित स्लूप है। ये कौन सा स्लूप है, अपरित, ये वाला लघु निवेशिका। तो लघु निवेशिका के मुख पर यदि बैरियर बन जाता है, लेकिन लघु निवेशिका कौन सा है भाई, ये अपरित है, याद रखना। यहां मैं लिख रहा हूं तो इसके साथ लिख रहा हूं अपरित है, तो ये अपरित स्लूप होता है मुख्य रूप से। तो इस लघु निवेशिका का मुख बंद कर दे, है ना, बैरियर से,
बाहर से, तो इसका पीछे वाले जो झील बनती है उसको लेगून झील कहा जाता है। फिर आता है अंतिम सबका, हम सबका। तो सबका क्या है मुख्य रूप से? तो सबका है जब शुष्क उष्ण कटिबंधीय भागों में तट के पास निक्षेप से सपाट समतल तट का निर्माण हो जाता है ना, तो इसे सबका या साल्ट फ्लैट कहा जाता है। सबका या साल्ट फ्लैट कहा जाता है। इस तरह की शिलाकृतियां मिलती कहाँ है? यूएई संयुक्त अरब अमीरात है, मैक्सिको है, कैलिफोर्निया, यूएसए सुंदर अमेरिका में मुख्य रूप से ये आकृतियां पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? सबका कहा जाता है। तो सबका तो वही है, तट के पास में पाए जाने वाले समतल मैदान। यह इसमें विभिन्न प्रकार के मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बजरी जो भी है मिट्टी निक्षेप से ये इस प्रकार से तट बन गया है ना। तो ये तट मुख्य रूप से इसको अपन बोलते हैं सबका। ठीक है ना, अलग कर देंगे थोड़ा सा इसको। ये सागर हो गया, ये स्थल हो गया, ये बीच में जो एक जगह आपको नजर आ ही रही है, इसको मैं ऐसा कर दूं ताकि दिखे आपको। ये सबका, ये मैदान बना है जिसको क्या नाम है इसका? सबका। तो ये तो हो गया अपना स्थल, ये हो गया जल भागीय, जलीय भाग, और ये जो तट है ये सबका। तट के पास में समतल मैदान, कंकड़ पत्थर मिट्टी के निक्षेप से बने हुए समतल मैदानी क्षेत्र, ये सबका है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये 12 शिलाकृतियां जो है अपरदन से निक्षेपण से बनती है, सागरीय तरंग के निक्षेपण से ये 12 प्रमुख शिलाकृतियां बनती है। ये सबका मैंने यहाँ से डायग्राम भी बना रखा है इसका। ये स्थल भाग है, ये सागर आ गया यहाँ पे, ये बीच में तट के पास में ये वाला जो भाग है जहाँ पे कंकड़ पत्थर मिट्टी के निक्षेप से ये जो मैदान है यहाँ नजर आ रहा है, ये वाला भाग, जिसको क्या बोलते हैं? सबका बोलते हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि निक्षेप से निर्मित शिलाकृतियां इतनी है लगभग, मैंने पूरी समझाने की कोशिश की है और कंप्लीट हो चुकी है। अब जो शिलाकृतियों का निर्माण है ना, चाहे हिमानी है, तरंग है, नदी है, पवन है, और जो काष्ठ शिलाकृतियां हैं, सबको विस्तार से मैंने आप तक पहुंचा दिया है। तो सभी साथी अब खुश होकर के सर्वा क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि अन्य साथी भी जुड़ सकें। और धन्यवाद आप सभी का सर्वा क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। एप्लीकेशन पे अपना कोर्स भी है और सर्वा क्लास एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज भी मैंने चालू कर रखी है। तो यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं, जब आप ये कोर्स लेना चाहते हैं, बस बेसिकली नॉर्मली कोई यूँ कहे तो फ्लैट रेट ही कह सकते हैं, सिंपल सा जो नॉर्मल चार्ज होता है, एक चाय का चार्ज होता है, वो आपसे ले रहे हैं, है ना। तो वो एप्लीकेशन का हमारा कोई विशेष चार्ज नहीं, एप्लीकेशन का चार्ज है, तो वहाँ तो पैसे जो खर्च करने पड़ते हैं भाई देने पड़ते हैं उनको, तो वो चार्ज है। तो आप ज़रूर जुड़ें, चैनल का लाभ उठाएं, अधिक से अधिक संख्या में साथियों जोड़ें और ज़िंदगी में सफल हो। ठीक है, तो धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले कालांश में, अगले टॉपिक के साथ में, इसी बढ़िया और बम्पर तैयारी के साथ में। आशा करता हूँ कि क्लास आपको पसंद जरूर आएगी, और आप किसी भी तरह की क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे हमें, और अन्य साथियों को शेयर जरूर करेंगे, है ना। तो धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार, जय साहिब की और जय भीम। थैंक यू दोस्तों।